नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। रशिया की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के लगातार हो रहे ड्रोन हमलों ने एक बात तो साफ कर दी है कि रशिया यूक्रेन सीमा के दोनों तरफ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां दुश्मन हमला नहीं कर सकता। दिलचस्प बात तो यह है कि रशिया हो या यूक्रेन, दोनों ही एक दूसरे पर हमले के लिए महंगी मिसाइलों की बजाय सस्ते ड्रोन्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। 4 अगस्त को यूक्रेन ने ब्लैक सी में स्थित रशिया के नौसैनिक अड्डे नोवरोसिस्क पर खड़े हुए एक युद्धपोत पर एक बहुत ही दुस्साहसिक हमला किया। बर्बाद हो चुके युद्धपोत ओलेनोगोर्स्की गोरन्याक को 2 टगबोट्स की मदद से खींचकर बंदरगाह तक ले जाने का वीडियो अब वायरल हो चुका है। हालांकि यूक्रेन अपने पलटवार में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसने नौसैनिक ड्रोन्स की मदद से कुछ बहुत ही बड़े हमले करने में कामयाबी जरूर हासिल की है। इस पर विस्तार से देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। धुंधली सी इस वीडियो फुटेज को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने जारी किया है। इस वीडियो में उस पल की रिकॉर्डिंग है जब 450 किलोग्राम से अधिक विस्फोटों से लैस यूक्रेनी नौसेना का एक ड्रोन ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत ओलेनोगोर्स्की गोरन्याक से जा टकराया और इसके कुछ ही घंटे बाद रूसियों को आधे डूबे हुए युद्धपोत को टग बोट्स के सहारे किनारे तक खींच कर ले जाते हुए देखा गया। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत पर हमला करने के लिए नौसेना के किसी ड्रोन का इस्तेमाल किया। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है जब रूसी युद्धपोतों को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन ने बड़ी तादाद में नौसैनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 17 जुलाई को ब्लैक सी अनाज सौदे पर रोक लगाने के बाद रूस ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों की ओर जाने वाले किसी भी जहाज को फौजी निशाना मानेगा, यानी वो उन पर हमला कर सकता है। इसके बाद से ही यूक्रेन के ओडेसा, चर्नोमोर्स्क, रेनी और इज़मेल जैसे बंदरगाहों को मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले का निशाना बनाया गया। अपने बंदरगाहों पर हो रही रूसी हमलों की धार कुंद करने के लिए यूक्रेन की रणनीति कम लागत वाले नौसैनिक ड्रोन्स के इस्तेमाल की रही है, जिनके जरिए उसने ब्लैक सी में मौजूद रूसी बेड़े को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस तरकीब का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन ही नहीं कर रहा है। धुंधला सा ये फुटेज इस बात का गवाह है कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए रूस भी विस्फोटों से लदे कम लागत वाले ड्रोन्स का खोलकर इस्तेमाल कर रहा है। 30 जुलाई को व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग में रूसी नौसेना द्वारा निभाए गए अहम किरदार को स्वीकार करने के बाद उसे हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस साल के अंत तक रूसी नौसेना में 30 और युद्धपोत को शामिल करने का ऐलान किया। आज रूस अपनी राष्ट्रीय समुद्री नीति को पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है और अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। अकेले इस साल अलग अलग क्लास वाले 30 जहाज इसके बेड़े में जोड़े जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ ब्लैक सी ही नहीं है जहां भीषण जंग छिड़ी है। एक नाकाम बगावत के बाद येवगेनी प्रिगोजिन के खूंखार वैगनर लड़ाके भले ही यूक्रेन में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बेलारूस के साथ लगने वाली पोलैंड की सीमा पर एक नया मोर्चा खोलने में जुटे हैं। अनुमान है कि भाड़े के करीब 4000 वैगनर सैनिकों को बेलारूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन पश्चिम के फौजी रणनीतिकारों को जो बात ज्यादा चिंता में डाल रही है वो पोलिश और लिथुआनियाई सीमाओं पर हो रहे मिले जुले अंदाज वाले अलग अलग किस्म के ढेर सारे हमले हैं। और इस मुद्दे को सीधे पोलैंड के प्रधानमंत्री माउज मोराविएकी ने उठाया है। उन्होंने सुवालिकी गैप के पोलैंड की तरफ जाने वाले तट पर लिथुआनियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की और वैगनर पर नेटो के पूर्व क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हमारी सीमाओं पर, लिथुआनियाई सीमा पर, पोलिश सीमा पर मिले जुले अंदाज वाले हर तरह के हमले हो रहे हैं। इन हमलों को हम पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं। रूस और बेलारूस हमारी सीमाओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वो उकसाने वाली हरकतों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि उकसावे वाली इन घटनाओं की संख्या बढ़ेगी। हमने इस बारे में राष्ट्रपति जी से पहले भी बात की थी कि इस तरह की बात लिथुआनिया के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। मुझे ये भी पता है कि ऐसी घटनाएं लातविया के क्षेत्र में भी हो सकती हैं और हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो ये हो ही रही हैं। यही होगा। किसी भी उकसावे का मतलब यही होता है। पुतिन और लुकाशेंको की ओर से जो साजिश रची जा रही है वो यही है और उनकी ओर से हो रही कार्रवाई इसी बारे में है। इस इलाके को अस्थिर करने के लिए, अशांति, अराजकता, अनिश्चितता पैदा करने के लिए और इसके साथ ही नाटो में हमारे सभी साथियों को नाटो के पूर्वी हिस्से की कमजोरी को दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है। पोलैंड नेटो के सैन्य गठबंधन का सदस्य देश है। पोलैंड या बाल्टिक की सीमा पर अगर कोई घटना होती है
तो उसकी वजह से नेटो देशों पर किसी भी हमले की सूरत में लागू हो जाने वाला सामूहिक सुरक्षा का अनुच्छेद 5 का प्रावधान भी लागू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा समर्थित यूक्रेन और रूस दोनों ही इस जंग में गोला बारूद की कमी महसूस कर रही हैं। इसके बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पोलैंड या बाल्टिक सीमा पर पागलपन वाला एक लम्हा भी पूरे पूर्वी यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर ने उस पर राज करने वाली औपनिवेशिक ताकत फ्रांस से 3 अगस्त 1960 को आजादी पाई थी, लेकिन उसकी आजादी के बाद से मुल्क में 5 तख्तापलट हो चुके हैं। इस मामले में सबसे ताजा तख्तापलट 26 जुलाई को हुआ, जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम की सरकार को सेना ने उखाड़ फेंका। राष्ट्रपति बजूम के हटाए जाने के 1 हफ्ते से भी अधिक समय के बाद नाइजर के सैनिक सत्ता और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के सैकड़ों समर्थक नाइजर के स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी नियामे में इकट्ठा हुए और विदेशी दखल के खिलाफ अपना विरोध जताया। नाइजर में फ्रांस विरोधी भावना चरम पर है, जबकि रशिया के लिए समर्थन मजबूत होता जा रहा है। रशिया और पश्चिमी ताकतों के लिए अफ्रीका में ये मुल्क तेजी से जंग की एक नई जमीन में बदलता जा रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए इसी मुद्दे की पड़ताल। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में एक नया संकट खड़ा हो रहा है। 26 जुलाई को पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में राष्ट्रपति गार्ड की एलीट यूनिट ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को बंदी बनाकर उनका तख्ता पलट दिया। साल 2021 में नाइजर में पहली बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ था, जब 63 साल के राष्ट्रपति बजौम चुनाव जीत गए और लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। इसके बाद 2 बार उनका तख्ता पलटने की नाकाम कोशिश हुई, लेकिन इस बार 26 जुलाई को उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। ये भी अजीब है कि उनकी सरकार का तख्ता पलट राष्ट्रपति गार्ड की एलीट यूनिट ने किया। इसके 2 दिन बाद राष्ट्रपति गार्ड के प्रमुख जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने खुद को देश का शासक घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके इस कदम की निंदा हुई और कई तरह के प्रतिबंधों का भी ऐलान किया गया, लेकिन चियानी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इनमें पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक संगठन ECOWAS भी शामिल था, जिसने नाइजर पर कई तरह के व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 30 जुलाई को उन्होंने तख्ता पलट करने वालों को 1 हफ्ते के भीतर बजौम की सत्ता को बहाल करने या अंतिम विकल्प के रूप में फौजी दखल का सामना करने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम भी दे दिया। सेनेगल ने फौजी कार्रवाई होने की सूरत में ECOWAS में शामिल होने के लिए अपने सैनिकों को भेजने का वादा भी किया। नाइजीरिया ने नाइजर ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी। जनरल चियानी किसी भी फौजी दखल का मुकाबला करने का दम भर रहे हैं। उनके पास माली और बुर्किना फासो की सैन्य सत्ता का समर्थन भी है, लेकिन नाइजर पूरी तरह से जमीन से घिरा है, लिहाजा उसे व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंधों का असर भुगतना पड़ेगा। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने दुष्ट लोगों से सत्ता हासिल करने में सेना की मदद की। मैं चाहूंगा कि सेना दुकानदारों पर भी नजर रखे, जिनमें से ज्यादातर पूर्व शासन के समर्थक हैं। वे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने के लिए इन हालातों का फायदा उठा रहे हैं। मसलन चावल का 25 किलो का बैग जो 2 दिन पहले 11,500 और 12,000 CFA फ्रांक में बिकता था, उसे अब वो 15,000 CFA फ्रांक में बेच रहे हैं। मेरी सेना से अपील है कि ये कमजोर करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। गुरुवार के दिन नाइजर के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी नियामी में हजारों लोगों ने सत्ता संभाल चुके फौजी शासन के समर्थन में शांतिपूर्वक रैली निकाली। प्रदर्शनकारी लोग रूसी झंडे लहरा रहे थे और वो लोग फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। नियामी की सड़कों पर फ्रांस मुर्दाबाद और रूस जिंदाबाद, पुतिन जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। तख्ता पलट के साथ साथ लोगों में फ्रांस के खिलाफ बहुत तीखी भावना देखने को मिल रही है।
दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि अफ्रीका की बदकिस्मती के लिए फ्रांस और अफसर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमारी ही तरह फ्रांस के नागरिक हैं। तो हम उनसे नफरत तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके शासन से नफरत जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और सच कहूं तो अब बहुत हो गया। नाइजर में फ्रांस के 1500 सैनिक मौजूद हैं जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादियों के खिलाफ साझा अभियान चलाने में नाइजर की सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल माली और बुर्किना फासो से हटने के बाद फ्रांस ने नाइजर में जिहादी विरोध मिशन पर दोबारा ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालांकि लोगों की फ्रांस विरोधी भावना को देखते हुए नाइजर के फौजी शासन ने गुरुवार को फ्रांस के साथ चल रहे कई सैन्य सहयोग समझौतों को रद्द कर दिया। बता दें कि फ्रांस अपनी लगभग 70% बिजली परमाणु ऊर्जा से लेता है, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। फ्रांस को 2005 और 2020 के बीच परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 18% यूरेनियम की आपूर्ति नाइजर ने की है। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में पश्चिमी ताकतों के अंतिम भरोसेमंद साझेदार के रूप में माने जाने वाले नाइजर को तेजी से रूस और उसके भाड़े के वैगनर समूह के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। फ्रांस के साथ 5 फौजी समझौतों के रद्द होने से और वैगनर समूह के बहाने रूस की मजबूत होती स्थिति से साहेल के अशांत इलाके में इस्लामी जिहादियों के खिलाफ जारी लड़ाई के स्वरूप में बदलाव होना तय है। और कहने की बात नहीं है कि नए घटनाक्रम से फ्रांस के ऊर्जा पोर्टफोलियो पर भी जबरदस्त असर पड़ेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 30 जुलाई को हुए आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस साल होने वाले चुनाव से पहले एक इस्लामी पार्टी की सियासी रैली में हुए इस विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खोरासान ने ली है। पाकिस्तान की संसद का कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसको भंग भी किया जा सकता है। ऐसे वक्त में हुए आत्मघाती हमले से ये डर फैल गया है कि कहीं पाकिस्तान उथल पुथल के एक नए दौर में ना चला जाए। हमारी अगली रिपोर्ट इसी मुद्दे को गहराई से सामने ला रही है। परमाणु हथियारों से लैस दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान रविवार को हुए एक आत्मघाती हमले से हिल गया। ये हमला अफगान सीमा से बमुश्किल 45 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित बाजौर जिले के खार नाम के कस्बे में हुआ। वहां पर जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी JUIF की रैली हो रही थी। कहा जा रहा है कि इस रैली में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये लोग भाषण शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी सामने के मंच के पास एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी जैकेट में धमाका कर दिया। मेरा नाम मुमताज़ है। मैं स्टेज के बिल्कुल करीब था और जब मौलाना अब्दुल रशीद साहब आ गई तो हम उसकी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गई। जब हम खड़े गए और बेटी नहीं थी, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। फिर हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ आगे। आप बेहोश थे? नहीं, मैं होश में था। मैं सड़क पे खुद ही आ गया, लेकिन लोहान था। इस हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन सभी को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करना मुश्किल था। लिहाजा बहुत से जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर सूबे की राजधानी पेशावर ले जाया गया। अगले दिन न्यूज एजेंसी अमाक ने पुष्टि की कि इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट के स्थानीय गुट इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली है। साल 2021 में पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी हमलों में तेजी आई है। पाकिस्तान तालिबान और इस्लामिक स्टेट के लोकल गुट ISKP समेत तमाम उग्रवादी गुटों के ऐसे हमलों की वजह से सुरक्षा के हालात तेजी से बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान में बाजौर समेत अफगानिस्तान की सीमा से लगे 7 कबीलाई जिले हैं, जहां अफगान तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं। इत्तेफाक की बात है कि जब यह हमला हुआ उसी शाम को चीनी अधिकारियों का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल में चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग भी शामिल थे। फायर ब्रांड मौलवी फजलुर रहमान के नेतृत्व वाला जमीयत उलेमाए इस्लाम एक धुर कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भी है। हालांकि ये पार्टी सामाजिक रूप से कट्टरपंथी नीतियों की वकालत करती है, लेकिन हाल ही में फजलुर रहमान ने धर्मनिरपेक्ष विरोधियों के साथ हाथ मिला लिया।
अतीत में वो इस्लामिक स्टेट गुट के विरोधी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान और सरकार के बीच होने वाली बातचीत में सूत्रधार की भूमिका भी निभा चुके हैं। इस्लामिक स्टेट ने पिछले साल जमीयत उलेमा इस्लाम से जुड़े धार्मिक विद्वानों पर हुए हमलों के पीछे अपना हाथ होने का दावा भी किया था। JUIF का दावा है कि पाकिस्तान के उत्तर और पश्चिम में मस्जिदों और स्कूलों में उसका बड़ा नेटवर्क है। धार्मिक पार्टी होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष सरकारों और सेना का समर्थन करने के लिए उस पर नाटक करने और अपने इस्लामी सिद्धांतों को धोखा देने के आरोप लगते हैं। खार में हुआ हमला 2018 में पिछले चुनाव के प्रचार के बाद से किसी भी राजनीतिक दल पर हुआ सबसे घातक हमला है। इस वजह से ये डर मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान में अगले 3 महीनों में होने वाले आम चुनाव से पहले बहुत ज्यादा खून खराबा हो सकता है। वज़ीर आज़म हो, मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, DIG ISI हो, सबसे मुतालबा है अगर मुल्क को बचाना है तो खुदा के लिए इन हालत पर रहम करिए। ये जो रियासत की जिम्मेदारी है तो मैं समझता हूँ रियासत नाकाम हो चुके हैं। जो भी है, जिसकी भी कुदरत है, जिसकी भी मुल्क है। पाकिस्तान के सियासी इकोसिस्टम में धार्मिक विचारधारा वाले सियासी दल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वहां पर धर्म और सियासत का खतरनाक घालमेल एक बार फिर सामने आ गया है। आतंकवाद के कई मोर्चे पर जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बार फिर एक चेतावनी है कि उसके लिए हालात कभी भी काबू से बाहर हो जाने का खतरा बरकरार है। लेबनान के दक्षिणी तटीय शहर साइडोन में स्थित सबसे बड़े फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में 30 जुलाई से जबरदस्त जंग हो रही है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के सेक्युलर फतह मूवमेंट और जुंदल शाम और शबाब अल मुस्लिम के इस्लामी गुटों के बीच वीकेंड से झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब इतने ही लोग जख्मी भी हुए हैं। हिंसा के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर भी हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच 2 बार समझौता भी हुआ, लेकिन दोनों ही बार यह समझौता टूट भी गया और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। इस संघर्ष पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। ऐन अल हिलवे लेबनान में सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप है, जहां 63,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड शरणार्थियों का घर है। कुछ अनुमानों के मुताबिक उनकी तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच 1948 के युद्ध के बाद लेबनान में स्थापित 12 शरणार्थी कैंपों में लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। ऐन अल हिलवे समेत ये सभी कैंप काफी हद तक लेबनानी सुरक्षा बलों के प्रशासन के दायरे से बाहर हैं। लेकिन ऐन अल हिलवे के शिविर में अलग अलग गुटों के बीच हिंसक झड़प होना भी आम बात है। यहाँ पर हिंसा की ताज़ा वारदात शनिवार की देर रात को हुई, जब इसमें एक इस्लामी शख्स मारा गया और 6 और लोग जख्मी हो गए। अगले दिन इस घटना के जवाब में हमले हुए, जिसमें फतेह गुट का एक फौजी कमांडर और उसके 4 साथियों की मौत हो गई। हम युद्ध विराम के लिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं। हम बंदूकधारियों को भी हटा रहे हैं, जिसके बाद हम सबसे पहले जो हत्या हुई थी उसकी जांच के लिए एक जांच समिति बनाएंगे। उस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा ये जांच समिति फतेह आंदोलन के कमांडर अरमुची की हत्या की भी जांच करेगी। इन हत्याओं के पीछे कौन लोग शामिल हैं, हमें उनकी पहचान करने की जरूरत है। फतेह के पास ऐसे लोगों के बारे में कुछ जानकारी है जिन्हें लेबनानी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा, ताकि हत्याओं के सिलसिले पर लगाम लग सके। हमें ये जानने की जरूरत है कि इस नाजुक वक्त में इन ऑपरेशनों के पीछे कौन है। रविवार और सोमवार को युद्ध विराम करने की लगातार कोशिशों के बावजूद हालात में बड़ी मुश्किल से कुछ सुधार हुआ। इस वजह से बुधवार की रात को हुई गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती रही। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA ने इस शिविर और उत्तर के इलाकों में एजेंसियों के सभी कामों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इन वारदात में UNRWA के 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐन अल हिलवे के 2000 से ज्यादा बाशिंदों को पास की मस्जिद में पनाह लेने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा है। हम इन सब चीजों से तंग आ चुके हैं। हमें नहीं पता कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अचानक ही झड़प शुरू हो जाती है, फिर सब शांत हो जाता है। हमारे बच्चे हैं, अब इस इलाके को देखिए, ये खाली हो चुका है, दुकानें बंद हैं और लोग रोटी के बिना भी घरों में बैठे हैं। उन्होंने चारों तरफ से सड़क को रोक दिया है।
हम क्या करें जबकि हम लेबनानी सेना की सुरक्षा वाली चौकियों के पीछे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इन झड़पों की निंदा की है और कैंप की सुरक्षा को लक्ष्मण रेखा करार दिया है। हर तरफ अमन और चैन की वापसी की बात की जा रही है। हालांकि एक रात पहले हुई इस झड़प के बाद गुरुवार को कैंप में आशंकाओं के बावजूद शांति लौटती हुई दिखी। लेकिन क्या गरीबी और उथल पुथल में डूबे इस इलाके में पूरी तरह से अमन कायम हो पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही दे सकेगा। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।